हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहन्युए का मेकअप उसकी भाभीयों ने फिर से ठीक किया और उसका लाल घूंघट वापस डाल दिया गया। इस समय छोटी दासी नर्वस थी। वह ढोल नगाड़ों की बढ़ती आवाज और मेंग हुआइनिंग की राह मुश्किल करने के 8वें युवा मास्टर के इरादे को सुनकर डरी और चिंतित थी। उसकी समझ में दूसरी भाभी के अलावा बाकी भाभीयों का साहित्यिक ज्ञान काफी अच्छा था। उसे डर था कि कहीं मेंग हुआइनिंग को अपमानित न होना पड़े। जब वह चिंता कर रही थी, मेंग हुआइनिंग की बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मुख्य द्वार पर मो परिवार के अन्य बड़े भाई पहरा दे रहे थे और हालांकि उन्होंने थोड़ी मुश्किलें पैदा की, फिर भी उन्होंने उसे आंगन में आने दिया। मेंग हुआइनिंग को दरवाजे तक लाया गया। उसने बड़ी शिष्टता से झुककर प्रणाम किया, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। ओल्ड लेडी मो परिवार की दादी के मन में मेंग हुआइनिंग के लिए मुश्किलें खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह जिद्दी 8वां बेटा मो चुई अड़ा हुआ था, इसलिए वह बेबस थी। साथ ही बूढ़ी महिला ये भी देखना चाहती थी कि एक विद्वान परिवार से आए इस दामाद का साहित्यिक कौशल कैसा है। भाभियां अभी भी युवा थीं और उन्हें चहल पहल पसंद थी। ये देखकर कि सासू माँ ने कोई आपत्ति नहीं जताई, वे एक एक करके दरवाजे की ओर दौड़ीं। तीसरी भाभी की विशेषता पहेलियां और दोहे थे, जबकि चौथी भाभी कविता लिखने के लिए अधिक उत्साहित थीं। छठी भाभी ने भी अपना कौशल दिखाया। नतीजतन वे प्रश्न जिन्हें भाभियां काफी कठिन मान रही थीं, वे शादी के लिए उतावले मेंग हुआइनिंग को बिल्कुल नहीं उलझा पाए। अंत में मो चुई ने हार मान चुकी भाभियों को नाराजगी से देखा और अनिच्छा से दरवाजा खोल दिया। मेंग हुआइनिंग ने सबसे पहले अंदर दौड़ लगाई और ओल्ड लेडी मो को देखा। उसने पूरी गंभीरता से घुटने टेके और अपना सिर जमीन पर टिका दिया। दामाद अपनी सास को प्रणाम करता है। बोलने के बाद उसने जमीन पर अपना सिर 3 बार जोर से झुकाया। ओल्ड लेडी मो मेंग हुआइनिंग के विद्वान पारिवारिक पृष्ठभूमि को सबसे अधिक महत्व देती थीं। आज 8वें युवा मास्टर की बदौलत उन्हें उनकी साहित्यिक प्रतिभा देखने का मौका भी मिल गया। इस समय वह अपने दामाद को जितना देखती उतना ही उसे पसंद करने लगती। उसे संबोधित करने का तरीका भी मूल मास्टर मेंग से बदलकर हुआइनिंग हो गया। हुआइनिंग, कृपया जल्दी उठो। ये कहते हुए उन्होंने मेंग हुआइनिंग के हाथ में एक लाल लिफाफा थमाया, जो संबोधन बदलने की रस्म का शगुन था। जब मो परिवार के बड़े भाई ने देखा कि उनकी बहन के कमरे से अब कोई शोर नहीं आ रहा है, तो वह अंदर आए। अपनी मां के निर्देश पर बड़े भाई ने धीरे से मो हन्युए को अपनी पीठ पर उठा लिया। हन्युए, बड़े भाई तुम्हें विदाई की पालकी तक ले जाएंगे। मो हन्युए ने हल्के से सिर हिलाया और अपने बड़े भाई की चौड़ी पीठ पर लेट गई। सब लोग एक साथ बाहर निकले और मोकिंग पिताजी को उनकी व्हीलचेयर पर मुख्य द्वार तक पहुंचाया गया ताकि वे उन्हें विदा कर सकें। मो हन्युए के पालकी में बैठने के बाद मेंग हुआइनिंग ने बुजुर्ग दंपत्ति के सामने फिर से घुटने टेके। ससुर जी, सासू माँ, कृपया आश्वस्त रहें कि हुआइनिंग जीवन भर हन्युए का पूरा ख्याल रखेगा। मो हन्युए को पालकी में बैठते देख न केवल ओल्ड लेडी मो, बल्कि व्हीलचेयर पर बैठे मोकिंग की आंखें भी नम हो गईं। ओल्ड लेडी मो नहीं चाहती थी कि उनकी भावनाओं का असर शादी के शुभ मुहूर्त पर पड़े। वह जल्दी से मेंग हुआइनिंग को उठाने के लिए आगे बढ़ीं। अच्छे बच्चे, जल्दी उठो। हन्युए अब से तुम पर निर्भर है। मेंग हुआइनिंग उनकी मदद से खड़ा हुआ, बुजुर्ग दंपत्ति को फिर से गहरा प्रणाम किया और फिर बारात को प्रस्थान करने का इशारा किया। मो परिवार की ओर से आए मेहमानों का स्वागत सत्कार तो होना ही था। दोपहर में भोज की तैयारी की गई थी। मो परिवार के खेतों के बड़े तरबूज मेहमानों के मनोरंजन के लिए सबसे अच्छा जलपान बन गए। इसके अलावा मूंगफली, खरबूजे के बीज और फलों की कैंडी मिठाई थी जिसे हेजिरान ने अपने स्पेस से खरीदा था। उनकी पैकेजिंग हटाकर प्लेटों में रखा गया था। मूंगफली और बीज तो साधारण लोग भी खाते थे, लेकिन वे रसीले बड़े तरबूज और फलों की कैंडी ने तुरंत सबका दिल जीत लिया। मो परिवार के कई मेहमानों के लिए बड़े तरबूज कोई नई बात नहीं थे, क्योंकि मो जिये और हेजिरान कंजूस नहीं थे और वे अपने परिचितों को भी इनका स्वाद चखने देते थे। हालांकि आज सभी मेहमानों केजी भर कर खाने के लिए पर्याप्त तरबूज थे। जहां तक उन चमकदार और पारदर्शी कैंडी के टुकड़ों का सवाल है, वे सामान्य गुड़ वाली कैंडी से कई गुना मीठे और विभिन्न स्वादों वाले थे, जिन्होंने मेहमानों का मुंह मीठा कर दिया। भोज के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मो परिवार की भूमि पर उगी सब्जियां अब पकने लगी थीं, जिनमें से कई ऐसी किस्में थीं जो इस युग में मौजूद नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से उनसे बने व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट थे। शाम के समय शयनकाल भोज समाप्त हुआ। उत्साही ग्रामीणों ने रुककर मो परिवार की सफाई में मदद की और संतुष्ट होकर विदा हुए। हेजिरान की देखभाल उनकी माँ ओल्ड लेडी है बहुत बारीकी से कर रही थीं। प्रसव का समय करीब होने के कारण वह भोजन के बाद उसे तुरंत घर ले गईं। हेजिरान को भी हाल ही में थोड़ी असुविधा महसूस हो रही थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था और वह अक्सर थकान महसूस करती थी।
जब वह घर लौटी तो वह झपकी लेने ही वाली थी कि उसे दरवाजे पर मो जियुए की आवाज़ सुनाई दी। शियाओ बाई, लिटिल वाइट, तुम वापस आ गए। आवाज़ करीब आते ही मो जियुए शियाओ बाई को कमरे में ले आए। हे जिरान भी उठकर बैठ गई। स्वामी, क्या शियाओ बाई कोई पत्र लाया है? मो जियुए ने शियाओ बाई को मेज पर रखा। हाँ, मैं अभी इसे उतारता हूँ। हालांकि ये जिरान पत्र पढ़ने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह शियाओ बाई की मेहनत को भी जानती थी। जैसे ही मो जियुए ने उसके पैर से चिट्ठी उतारी, हे जिरान ने शियाओ बाई को सीधे अपने स्पेस स्थान में भेज दिया और उसे उसका पसंदीदा भोजन दिया। पत्र फेई नानयू का था, जो इस बार काफ़ी लंबा था। पत्र में लिखा था, सौभाग्य से मो जियुए ने उसे वे 3 गू कीड़े भेजे थे, अन्यथा गू मास्टर कई महत्वपूर्ण मंत्रियों को जहर मुक्त करने में सफल नहीं हो पाता। बस वे लोग काफ़ी समय से पीड़ित थे, इसलिए उनके शरीर अभी भी कमज़ोर हैं, लेकिन अब उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा फेई नानयू ने मो जियुए को सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि उन्होंने पाया कि महारानी का कबीला हाल ही में संदिग्ध व्यवहार कर रहा है। उन्होंने महारानी पर गुप्त निगरानी रखने के लिए लोग भेज दिए हैं। फेई नानयू ने मो जियुए को यह भी याद दिलाया कि वह महारानी का कबीला ही था जिसने मो परिवार से सबसे अधिक नफरत की थी। मो जियुए के नानची के साथ संबंधों के कारण हर कोई यही सोचता था कि मो परिवार प्रिंस ऑफ की के दल का हिस्सा है। भले ही मो परिवार निर्वासित है, लेकिन जब तक परिवार के पुरुष जीवित हैं, महारानी का पक्ष सतर्क रहेगा। अभी कुछ दिन पहले महारानी ने अचानक एक बेटा गोद लिया है। वह बच्चा अभी केवल 7 साल का है। कहा जाता है कि सम्राट शुनवू ने नशे की हालत में एक महल की दासी पर कृपा की थी, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। उस समय नैनहेंग की स्थिति को खतरे में पड़ने से बचाने के लिए महारानी ने गर्भवती दासी को चुपके से मारने की योजना बनाई थी। सौभाग्य से राजमाता एम्प्रेस डाओजर को जल्दी पता चल गया और उन्होंने इसे समय रहते रोक दिया। राजमाता ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि महारानी ने राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची तो वह महारानी के पद के योग्य नहीं रहेंगी। राजमाता एम्प्रेस डाओजर की प्रतिष्ठा के कारण महारानी केवल उस महल की दासी की जान बख्श सकी जिससे चौथे राजकुमार का सुरक्षित जन्म हुआ। हालांकि चौथे राजकुमार का जन्म सुरक्षित रूप से हुआ था, लेकिन महारानी नहीं चाहती थी कि उनकी पहचान सार्वजनिक हो और न ही उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने आने दिया गया। सम्राट शुनवू के सामने उन्होंने दावा किया कि यदि सम्राट ने इस चौथे राजकुमार को स्वीकार किया तो इसका मतलब होगा कि वे एक शासक के रूप में सिद्धांतहीन हैं, क्योंकि उन्होंने एक नीच महल की दासी के साथ संबंध बनाए थे। इतना ही नहीं, महारानी ने अपने पिता प्रधानमंत्री जू प्राइम मिनिस्टर से भी गुप्त रूप से एक ज्ञापन मेमोरियल प्रस्तुत करवाया, जिसमें सम्राट शुनवू को याद दिलाया गया कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे उनकी शाही छवि को नुकसान पहुंचे। अपनी साख बचाने के लिए सम्राट शुनवू ने महारानी और उनके पिता की बात मान ली और चौथे राजकुमार और उनकी मां को उनके हाल पर छोड़ दिया। अंत में वह दयालु राजमाता ही थी जो शाही वंशज को बिना किसी कारण के मरते हुए नहीं देख सकती थी, और वे महारानी को याद दिलाती रहीं कि वे मर्यादा न लांघें। अन्य मामलों में राजमाता ने बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं किया। परिणामस्वरूप महल में माँ बेटे के दिन कांच पर चलने जैसे अत्यंत कठिन थे। अंततः महारानी के निर्देश पर उस दासी को प्रताड़ित करके मार दिया गया। हालांकि चौथा राजकुमार महल में ही था, लेकिन महारानी ने उसे कनिष्ठ नौकरों यूनक्स के साथ काम करने के लिए भेज दिया। अब जब नैनहेंग लापता था तो अपनी और जुए परिवार की स्थिति बनाए रखने के लिए महारानी को किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ा जो नैनकी नानची का मुकाबला कर सके। इसलिए उन्होंने चौथे राजकुमार पर अपनी नज़रें टिका दीं। महारानी सम्राट शुनवू के पास गईं और कहा कि नैनहेंग के लापता होने के बाद से वे खालीपन महसूस कर रही हैं और अब चौथे राजकुमार की कोई मां नहीं है, इसलिए वे उसे अपने नाम से गोद लेने के लिए तैयार हैं ताकि बुढ़ापे में उनके पास कोई सहारा हो। सम्राट शुनवू ने भी विचार किया कि उनके 2 बेटे लापता हैं और केवल एक राजकुमार होने पर उनके मंत्रियों द्वारा निश्चित रूप से आलोचना की जाएगी। इसके अलावा चौथा राजकुमार अभी छोटा था और उन्हें कभी संदेह नहीं हुआ कि महारानी की कोई महत्वाकांक्षा होगी। इस प्रकार वे महारानी के अनुरोध पर तुरंत सहमत हो गए। यद्यपि सम्राट शुनवू ने कभी भी सार्वजनिक रूप से चौथे राजकुमार को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता था। नैनकी के लोगों ने 1 साल पहले ही उसके अस्तित्व की जांच कर ली थी। तब नैनहेंग और नैनरुई आसपास थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे साधारण राजकुमार पर ध्यान नहीं दिया जिसे सम्राट ने मान्यता नहीं दी थी। लेकिन अब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण चौथा राजकुमार महारानी का अंतिम मोहरा बनेगा। फेई नानयू ने पत्र में चौथे राजकुमार के बारे में इतना सब बताने का मुख्य उद्देश्य मो जियुए को सावधान रहने की चेतावनी देना था। महारानी को यह नहीं पता था कि नैनकी और मो जियुए के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। उन्हें लगा कि यदि नैनकी सफल होता है तो वह निश्चित रूप से मो परिवार के अपराधों को क्षमा करने का प्रयास करेगा। उस समय मो जियुए के संरक्षण में उनके जुए परिवार के लिए दरबार में टिके रहना बहुत कठिन हो जाएगा।
फेई नानियू की चेतावनी के बिना भी मो जियुए इस बात पर पूरा ध्यान देते, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि जुए परिवार ने अभी अभी उत्तर पश्चिम में जिंगक्सियन बिल्डिंग खोली थी। इससे पता चलता था कि महारानी का पक्ष पहले से ही चाले चल रहा था। पत्र पढ़ने के बाद दंपत्ति के चेहरे के भाव बहुत गंभीर थे। उनका मानना था कि वह समय दूर नहीं जब मो परिवार के पुरुषों और पुराने ओल्ड ड्यूक मो के जीवित होने की खबर राजधानी तक पहुंच जाएगी। सम्राट शुनवू के पास इस स्थिति से निपटने के दो तरीके थे। पहला, सीधे एक फरमान जारी करना और मो परिवार पर देश की सेवा से बचने के लिए झूठी मौत का एक और आरोप लगा देना। दूसरा तरीका सरल था, अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए वे यहाँ हत्यारे भेज सकते थे। सम्राट चाहे जो भी रास्ता चुनते, मो परिवार पर अंततः विद्रोह का आरोप लगना तय था। रान, अगर कुछ अपरिवर्तनीय घटता है तो हमारे परिवार की महिलाओं और बच्चों को लेकर कहीं छिप जाना। मो जियुए ने हेजेरान के कंधों पर धीरे से हाथ रखा, उनका स्वर अत्यंत गंभीर था। हेजेरान ने भी स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। उसने सोचा था कि नैन हेंग की मौत के साथ महारानी के पास सत्ता के लिए कोई मोहरा नहीं बचेगा, लेकिन वह अभी भी महत्वाकांक्षी थी। स्वामी, भले ही चीजें प्रतिकूल दिशा में विकसित हो रही हैं, फिर भी बाहर निकलने के रास्ते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या विद्रोह? हेजेरान ने सिर हिलाया, उसमें क्या बुराई है? जब एक अक्षम शासक सत्ता में होता है तो सही और गलत में भ्रम पैदा हो जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पर बनाए रखना उचित है? मो जियुए ने अपनी मुट्ठी भींची और उसे मेज पर जोर से मारा। काफी देर बाद वे बोले, अगर सातवें भाई की दक्षिण की यात्रा सुचारू रहती है तो उन्हें लगभग आधे महीने में अपने लोगों के साथ वापस आ जाना चाहिए। तब तक हम पर्याप्त बम बना लेंगे और हम भाई पहाड़ी पर पुरानी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए तेजी लाएंगे। अपनी सेना को प्रशिक्षित करना समझ में आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे मो परिवार सफल हो या विफल, एक बार सम्राट शुनवू मो परिवार से निपटना चाहेंगे तो हम पर विद्रोह का आरोप मढ़ दिया जाएगा। इसके बारे में चिंता करने के बजाय अब और संकोच न करें। अगर सम्राट कोई कदम नहीं उठाते हैं तो ठीक है, लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा किया तो हम कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। हेजेरान ने आगे कहा, निश्चित रूप से अगर कोई मो परिवार के खिलाफ दुर्भावना नहीं रखता है तो मैं भी आपकी तरह ही उत्तर पश्चिम के इस सरल देहाती जीवन को जीने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि हमें कोई उकसाए नहीं। हेजेरान की बातों से साफ था कि वह भी विद्रोही नहीं बनना चाहती थी। वह जानती थी कि इतिहास के अनुसार सम्राट शुनवू अगले 2 वर्षों में मर जाएंगे और साम्राज्य नैनकी के हाथों में चला जाएगा, जिसके बाद फेई नानियू शासन संभालेंगे और मो परिवार को सच्ची शांति मिलेगी। सबसे अच्छी बात यही थी कि 2 साल तक विद्रोह किए बिना परिवार को सुरक्षित रखा जाए। मो जियुए मेज पर हाथ मारते हुए सोच में डूबे थे। हमें आवश्यक तैयारियों को पुख्ता करना होगा। मैं बस यही आशा करता हूं कि सम्राट शुनवू कोई बड़ा कदम न उठाएं। जहां तक दूसरों का गुप्त रूप से मो परिवार को नुकसान पहुंचाने का सवाल है, मैं लोगों को राजधानी ले जाऊंगा और उन्हें इस दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगा। हेजेरान ने अपने बड़े पेट की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं 6 महीने की गर्भवती न होती तो हम अभी राजधानी जाकर महारानी के पूरे कबीले को चुपके से खत्म कर सकते थे। एक छिपे हुए तीर से कोई बचाव नहीं है। हम वास्तव में अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। इतनी लंबी बातचीत के बाद भी पति पत्नी फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। उस समय मेंग हुआइनिंग को लगा था कि फेई नानियू उन पर दोष मढ़ेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फेई नानियू की मो परिवार की स्थिति में बहुत अधिक रुचि नहीं थी। वे केवल मो जियुए की क्षमताओं की सराहना करते थे और उम्मीद करते थे कि किसी दिन उनका उपयोग करेंगे। इसीलिए वे समय समय पर मो परिवार की गतिविधियों की जानकारी रखना चाहते थे। इसलिए भले ही मेंग हुआइनिंग ने फेई नानियू को मो परिवार की स्थिति के बारे में बताया, फेई नानियू मो परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। इसके विपरीत वे मदद का हाथ भी बढ़ा सकते थे। उदाहरण के लिए, शियाओ बाई लिटिल वाइट द्वारा लाए गए पत्र के साथ यदि फेई नानियू मो जियुए को उच्च महत्व नहीं देते तो वे वह संदेश नहीं भेजते। यहाँ तक कि अपनी प्यारी युवा पत्नी के लिए भी मेंग हुआइनिंग ने मो परिवार का समर्थन करने का फैसला किया। लेकिन वह ये भी स्पष्ट रूप से जानते थे कि किसी दिन मो परिवार का समर्थन करने का अर्थ विद्रोह भी हो सकता है। निश्चित रूप से यह मेंग हुआइनिंग द्वारा सबसे खराब स्थिति के लिए की गई तैयारी थी। यदि मो परिवार इन संकटों को हल करने के अन्य तरीके खोज लेता तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से सुलझ जाता। मेंग हुआइनिंग बहुत गंभीर दिखे। 9वें भाई, मो परिवार के साथ चाहे जो भी हो, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा रहूंगा। साथ ही जब भविष्य में यूनिवर्सिटी में मेरी पदोन्नति होगी तो मैं अधिक ध्यान दूंगा। जैसे ही किसी परेशानी का कोई संकेत मिलेगा, मैं 8वें भाई के माध्यम से तुरंत खबर भेज दूंगा। जहां तक अन्य चीजों का सवाल है, चूंकि मो परिवार ने उन्हें शामिल नहीं किया था, इसलिए फिलहाल वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मो जियुए ने उनके कंधे थपथपाए। मो परिवार का सम्राट को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ तक कि जब हमारे पूरे परिवार को उत्तर पश्चिम में निर्वासित किया गया था, तब भी हमारे मन में कोई अन्य इरादा नहीं था।
हमारा पूरा परिवार बड़ी मुश्किलों से गुजरकर आखिरकार एकजुट हुआ है। अब से हम बस एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि मो परिवार अच्छे से रहे। मेरे परिवार के खातिर कुछ चीज़ें अपरिहार्य हो सकती हैं। नौवे भाई, मैं आपकी हर बात समझता हूँ। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिलहाल हम इसे एक एक कदम करके आगे बढ़ा सकते हैं। हम भी यही सोचते हैं। सत्ता में बैठे लोग शाही दरबार में चाहे कितना भी संघर्ष करें, जब तक मो परिवार इसमें शामिल नहीं है, मैं आंखें मूंद लेना पसंद करूंगा। जब दोनों बात कर रहे थे, नैन रुई गांव की दिशा से तेजी से वहां आए। युवा मास्टर मो, मैं हर जगह आपको ढूंढ रहा था। पता चला कि आप यहाँ थे। ये देखकर कि वह नैन रुई हैं, मेंग हुआइनिंग ने उनका अभिवादन किया और फिर उन्हें एकांत देने के लिए वहां से चले गए। रुई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मो जियुए की बाहें स्वाभाविक रूप से ढीली हो गईं और उनके चेहरे पर एक बेफिक्र भाव था, जैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ ही न हो। नैन रुई उनके पास आए और अपने रोब से एक पर्ची निकालकर उन्हें थमा दी। यह मेरे लोगों द्वारा भेजी गई राजधानी की नवीनतम खबर है। मो जियुए ने पर्ची खोली। हालांकि सामग्री उतनी विस्तृत नहीं थी जितनी फेई नानयू ने लिखी थी, लेकिन वह लगभग वैसी ही थी, महारानी द्वारा चौथे राजकुमार को गोद लेने के बारे में। मो जियुए ने जानबूझकर न समझने का नाटक करते हुए पर्ची वापस नैन रुई को दे दी। महारानी ने चौथे राजकुमार को गोद लिया है। ये आपके शाही परिवार के मामले हैं। मुझे ये खबर क्यों बता रहे हो? वह नहीं जानते थे कि नैन रुई उनकी चाल को समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन नैन रुई ने कहा, नैनहेम के लापता होने से पहले ही मैंने गौर किया था कि महारानी का कबीला हमेशा मो परिवार को निशाना बना रहा था। बाद में जब नैनहेम गायब हुआ तो महारानी के पास संघर्ष करने के लिए पूंजी नहीं बची और वे काफ़ी शांत हो गईं। मुझे लगा कि वे लड़ाई से पीछे हट जाएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे अब चौथे राजकुमार को गोद लेंगी। इससे पता चलता है कि उन्होंने और उनके मायके ने उस पद सिंहासन की उम्मीद नहीं छोड़ी है। दरबार में हर कोई जानता है कि आपके नैनकी नानची के साथ अच्छे संबंध हैं। अब जबकि नैनकी के लोगों को नियुक्त करने का समय है, वे निश्चित रूप से नैनकी की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप स्थिति समझकर तैयार रह सकें। चाहे नैन रुई का मकसद उन्हें सूचित करना कुछ भी हो, मो जियुए उनके आभारी थे। यह कोई छोटा मामला नहीं था। यदि फेई नानयू ने पत्र के साथ शियाओ बाई को न भेजा होता तो शायद उन्हें नैन रुई से यह खबर बिल्कुल न मिलती। बताने के लिए धन्यवाद, रुई। मैं और अधिक सावधान रहूंगा। ये देखते हुए कि मो जियुए अभी भी उदासीन दिख रहे थे, नैन रुई को लगा कि उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया है। लेकिन वह वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। मैं आपको ये खबर देने आया था और यह भी कि मैं कल राजधानी लौटने की योजना बना रहा हूँ। राजधानी लौटना? मो जियुए कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। जब से नैन रुई कंसोर्ट डे चाची मेई को उत्तर पश्चिम लाए थे, मो जियुए ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, दूसरे पक्ष ने कभी राजधानी लौटने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। आज उनका व्यवहार काफ़ी हैरान करने वाला था। नैन रुई ने एक सच्ची मुस्कान दी। मेरी माँ को भी राजधानी की चीज़ों के बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि मो परिवार ही था जिसने उनकी जान बचाई। अब जबकि मो परिवार संकट में है, उन्होंने मुझसे इसे हल करने में अपनी पूरी मदद करने को कहा है। वे रुके, फिर जारी रखा, जैसा कि आप जानते हैं, अब महल में कोई कंसोर्ट डे नहीं है। मैं उस समय अपनी माँ को दूर ले आया था क्योंकि मेरा दोबारा उस साजिशों के गड्ढे में कदम रखने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए इस बार जब मैं राजधानी लौटूंगा तो मैं अपनी माँ को साथ नहीं ले जा सकता। मैं केवल आपको और आपके परिवार को उनका अच्छा ख्याल रखने का कष्ट दे सकता हूं, ताकि मैं बिना किसी चिंता के राजधानी में चीज़ों को संभाल सकूं। ये सुनकर मो जियुए पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि नैन रुई वास्तव में मो परिवार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते थे। इतना ही नहीं, वे वास्तव में मो परिवार की मदद करना चाहते थे। ये समझना चाहिए कि चाची मेई नैन रुई के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। यदि ऐसा न होता तो उन्होंने सम्राट को उनकी मृत्यु का नाटक करके धोखा देने का अपराध नहीं किया होता और न ही अपनी पहचान छिपाकर रहने के लिए वैभव और धन को छोड़ा होता। सतह पर नैन रुई ने कहा कि वे एक एहसान के रूप में मो परिवार से देखभाल करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में नैन रुई ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मो परिवार को सौंप दी थी। ये नैन रुई का अपना पक्ष स्पष्ट करने का तरीका भी था। मैं अपनी माँ के लिए आपकी जान बचाने के उपकार का बदला चुकाने राजधानी जा रहा हूँ। मैं मो परिवार के साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। नैन रुई को इस तरह देखकर मो जियुए कृतज्ञता महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालांकि नैन रुई और उनकी मां ने बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार वह जीवन पाया था जो वे चाहते थे। वे स्वार्थी होकर नैन रुई से अदालती राजनीति के गंदे पानी में उतरने के लिए नहीं कह सकते थे। मैं आपके नेक इरादों को समझता हूँ, रुई। चाची मेई की उम्र अधिक है और उनका स्वास्थ्य खराब है। आप दोनों बड़ी मुश्किल के बाद उस जगह से बाहर निकल पाए हैं। आपको हमारे खातिर फिर से खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। लेकिन नैन रुई अड़े रहे।
मेरी माँ और मैं हमेशा इस उलझन में रहे हैं कि आपकी जान बचाने के उपकार का बदला कैसे चुकाया जाए। अब आखिरकार एक मौका मिला है। मैं बस चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। नैन रुई के गंभीर चेहरे को देखकर स्पष्ट था कि उन्होंने अपना मन बना लिया है। मोजियुए ने उन्हें और अधिक रोकने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा राजधानी में मदद करने के लिए ऐसा व्यक्ति होना मो परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। राजधानी का राजनीतिक माहौल बदलने वाला है। यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो ये केवल महारानी के गुट और नैनकी के बीच संघर्ष को तेज करेगा। यदि कुछ गलत होता है तो आप भी इसमें उलझ सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि इसे कैसे संभालना है? मोजियुए के शब्द थोड़े संकेतपूर्ण थे, लेकिन नैन रुई समझ गए। हर कोई यही सोचेगा कि वे उस पद सिंहासन के लिए राजधानी में फिर से प्रकट हुए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे उस पद सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। इस बार मेरे राजधानी जाने का मुख्य कारण महारानी के गुट से निपटना है, क्योंकि वे आपके मो परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। जब तक महारानी का गुट पूरी तरह से उखाड़ नहीं फेंका जाता, मैं नैनकी नानची के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। इसके अलावा नैनकी बचपन से ही आपके साथ मित्रतापूर्ण रहा है। यदि वह सफलतापूर्वक उस पद पर आसीन होता है तो मेरा मानना है कि आपके मो परिवार को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तब तक मैं निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। नैन रुई ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि मोजियुए और नैनकी के रिश्ते पहले ही खराब हो चुके हैं। नैनकी ने मो परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, शायद इसलिए क्योंकि वह अभी भी उनके पिछले भाईचारे के बंधन का सम्मान करता था। मोजियुए ने कभी नहीं सोचा था कि नैनकी सत्ता में आने के बाद मो परिवार के अपराधों को क्षमा कर देगा। उन्हें बस इतनी उम्मीद थी कि सत्ता में अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान वह सम्राट शुनवु की तरह मो परिवार को निशाना नहीं बनाएगा। हालांकि नैनकी के साथ उनके मनमुटाव के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। यदि नैन रुई कंसोर्ट डे चाची मेई को उत्तर पश्चिम में छोड़ने की ईमानदारी न दिखाते तो मोजियुए इसका खुलासा नहीं करते। ये देखते हुए कि नैन रुई ने मो परिवार के खातिर राजधानी जाने का जोखिम उठाया था, मोजियुए को उन्हें एक संकेत देना पड़ा। जब आप राजधानी पहुंचे तो आप गुप्त रूप से नैनकी के एक कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं जिसका नाम फेई नानयू है। शायद वह आपकी मदद कर सके। फेई नानयू की असली पहचान के बारे में मोजियुए ने इसे गुप्त रखने की योजना बनाई। नैन रुई के उत्तर पश्चिम छोड़ने के बाद वह शियाओबाई के माध्यम से फेई नानयू को एक संदेश भेजेंगे जिसमें नैन रुई के राजधानी जाने की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। जब तक ये दोनों एक ही मोर्चे पर खड़े हो सकते हैं, उनके संघर्षों में दोनों के पास एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता होगा। फेई नानयू नैन रुई को अपनी असली पहचान बताते हैं या नहीं, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। चूंकि नैन रुई का सिंहासन हथियाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए एक बार संपर्क स्थापित होने के बाद वे निस्संदेह एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी मदद बनेंगे। नैन रुई ने सिर हिलाया। राजधानी पहुंचने पर आवश्यकता पड़ने पर मैं उनसे संपर्क करूंगा, उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा। काफी देर हो रही है, मैं वापस जाकर तैयारी करता हूँ। हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। मोजियुए भी अपने माता पिता के आंगन में लौटे और उन्हें नैन रुई की राजधानी यात्रा के बारे में बताया। मोकिंग आह भरे बिना नहीं रह सके। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नैन रुई सबसे भरोसेमंद व्यक्ति निकलेगा। वह मूर्ख नहीं थे। नैन रुई ने कंसोर्ट डे को उत्तर पश्चिम में ठीक इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें डर था कि मो परिवार उन पर भरोसा नहीं करेगा। अब जब उन्होंने ऐसा कर दिया है, यदि वे अभी भी उन पर संदेह करते हैं तो दुनिया में कोई भी भरोसेमंद व्यक्ति नहीं बचेगा। हालांकि हर कोई समझता था कि नैन रुई ने कंसोर्ट डे को यहाँ क्यों छोड़ा। ओल्ड लेडी मो ने उनकी देखभाल करने की योजना बनाई। कुछ और न सही, अब वे दोनों अच्छे से रहते थे, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। कल से मैं हर दिन कंसोर्ट डे से मिलने जाऊंगी। नैन रुई के राजधानी जाने को लेकर वह सबसे अधिक चिंतित होंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके साथ अधिक समय बिताऊंगी। मोजियुए और हेजिरान आपस में हर बात साझा करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी पत्नी को नैन रुई की यात्रा के बारे में बताना पड़ा। हेजिरान का दृष्टिकोण भी उनके जैसा ही था। दोनों का मानना था कि नैन रुई आज के समय में वह व्यक्ति थे जिस पर मो परिवार भरोसा कर सकता था। उसने तो यहाँ तक सोचा कि नैन रुई को सिंहासन लेने दिया जाए ताकि मो परिवार को भविष्य में किसी के लालच की चिंता न रहे। हालांकि ऐसी चीज़ों के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता था। न तो वह और न ही मोजियुए सत्ता के संघर्ष में भाग लेना चाहते थे और न ही वे अपनी वजह से इतिहास को बदलना चाहते थे। जब अंधेरा होने ही वाला था, मोजियुए ने फेई नानयू को एक पत्र लिखा और शियाओबाई के माध्यम से राजधानी भेज दिया। हेजिरान की नींद आजकल ठीक नहीं थी। उसके पेट में पल रहे दो नन्हे मेहमान अधिक सक्रिय हो रहे थे, जो अक्सर उसे सोते ही जगा देते थे। इसके अलावा पेट इतना बड़ा हो गया था कि सीधा या करवट लेकर लेटने में थकान महसूस होती थी। मोजियुए हमेशा से ही हल्की नींद वाले थे। जब भी वह थोड़ी सी भी हरकत करती, वे जाग जाते और उसका हाल पूछते।
ये जीवन 10 से अधिक दिनों तक चलता रहा और जुलाई की शुरुआत हो गई। मो परिवार के खेतों में कई सब्जियां पक चुकी थीं। हालांकि हिजरान को ये सब्जियां बहुत नई नहीं लगती थीं, लेकिन वह खुद उन्हें यहाँ लाई थी और उसने रोपण, पानी देने और खाद डालने की प्रक्रिया देखी थी। उसके लिए यह एक अलग तरह का अनुभव था। उत्तर पश्चिम में खेती के पहले वर्ष में वह सब्जियों और अनाज की भरपूर फसल की प्रतीक्षा कर रही थी। और वास्तव में यह एक भरपूर फसल थी। मैडम हिजरान की माँ अपनी बेटी के साथ खेतों में सबको सब्जियां चुनते देखने आईं। खेत में सब्जियों से भरी टोकरियों को देखकर, जिनमें से कई उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं, वे चकित थीं। मैडम ने हिजरान के साथ सब्जियों के पास जाकर उनके नाम पूछे। माँ की जिज्ञासा शांत करने के लिए हिजरान ने धैर्यपूर्वक उन्हें सब्जियों के नाम बताए और यहाँ तक कि यूएर से इन साग सब्जियों का उपयोग करके मेज भरकर व्यंजन बनवाए। सीलिंग गांव के कई ग्रामीण सब्जियां चुनने में मदद कर रहे थे। किसी ने एक शिमला मिर्च बेल पेपर को जमीन पर गिरकर आधा सड़ते देखा तो पछतावा महसूस करते हुए उन्होंने उसे उठाया और हिजरान से पूछा, ये 9वें युवा मास्टर के परिवार की है। यह आधी सड़ गई है, क्या मैं इसका स्वाद चख सकती हूँ? हिजरान कंजूस किस्म की व्यक्ति नहीं थी। चाची, अगर आप स्वाद चखना चाहती हैं तो एक ताज़ा चुन लें, सड़ी हुई को बस फेंक दें। चाची हाथ हिलाती रहीं। नहीं नहीं, ऐसी कीमती सब्जियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं बस स्वाद के बारे में उत्सुक हूँ, बस मुझे इसे आजमाने दें। बात करते करते चाची ने सड़े हुए आधे हिस्से को छीलकर अलग कर दिया और एक टुकड़ा खाया। शिमला मिर्च मोटी थी और उसमें अन्य मिर्चों जैसी तीखापन नहीं था। विशेष रूप से चूंकि ये बीज हिजरान के स्पेस से आए थे, इसलिए इनसे उगी सब्जियां और भी अधिक स्वादिष्ट थीं। एक निवाला खाने के बाद चाची तारीफ करना बंद नहीं कर सकीं। ये सब्जियां वास्तव में स्वादिष्ट हैं और इनका स्वाद मीठा है। ये देखकर कि उन्हें ये पसंद आया, हिजरान ने पास की टोकरी से कुछ शिमला मिर्च उठाए और उन्हें दे दी। चाची, अगर आपको ये पसंद हैं तो कुछ घर ले जाए। मांस या अंडे के साथ भूनने पर शिमला मिर्च बहुत स्वादिष्ट लगती है। चाची स्वाद से प्रभावित तो थीं, लेकिन वे किसी और की चीज़ मुफ्त में नहीं लेना चाहती थीं। आपके परिवार की सब्जियों के लिए धन्यवाद, लाओ जियुक 9वें। आप इन्हें पैसे के लिए बेच सकती हैं। चाची को दूर जाते देख हिजरान ने बेबसी में शिमला मिर्च वापस टोकरी में रख दी। उसी समय लियांग हाओ तांग मिंगरुई के साथ लौटे। तांग मिंगरुई के तरबूज के व्यवसाय ने एक और बड़ा मुनाफा कमाया था और अब वह मो परिवार के पास बेचने के लिए अन्य चीज़ों का इंतजार कर रहा था। जमीन पर रखे इतने सारे बांस के टोकरों को देखकर तांग मिंगरुई एक जिज्ञासु बच्चे की तरह हो गया था। वह रास्ते भर लियांग हाओ को खींचते हुए सवाल पूछता रहा। लियांग हाओ जमीन पर रोपण के काम में शामिल रहा था, इसलिए वह काफ़ी हद तक इन चीज़ों से परिचित था। पूरे रास्ते स्पष्टीकरण देने के बाद तांग मिंगरुई की समझ पूरी तरह से ताज़ा हो गई थी। तांग मिंगरुई स्वाभाविक रूप से जानकार था, लेकिन इनमें से आधी से अधिक सब्जियां ऐसी थीं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उदाहरण के लिए लाल टमाटर और लाल शिमला मिर्च जो लालटेन की तरह दिखती थीं। वह आलू से अपरिचित नहीं था। जब वह पहले मो परिवार में आया था तो उसने उन्हें खाने की मेज पर देखा था। उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हिजरान ने उसे ये भी दिखाया था कि आलू मूल रूप से कैसे दिखते हैं। इसके अलावा कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां भी थीं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। संक्षेप में, वह अपने दिल में एक बात के लिए आश्वस्त था, मो परिवार के उत्पाद सर्वोत्तम गुणवत्ता के ही होंगे। भले ही उसका अपना रेस्तरां इन सभी सब्जियों का उपयोग न कर पाए, लेकिन अगर इन्हें बाजार में बिक्री के लिए ले जाया जाए तो वे निश्चित रूप से आसमान छूती कीमतों पर बिक सकती हैं। पूरी समझ हासिल करने के बाद लियांग हाओ उसे हिजरान के पास ले गया। हिजरान के वहां होने पर व्यापारिक बातचीत के लिए मो जियुए की आवश्यकता नहीं थी। उसने तांग मिंगरुई के साथ एक समझौता किया कि मो परिवार की जमीन पर ऐसी जितनी भी सब्जियां पैदा होंगी उन्हें केवल तांग मिंगरुई ही खरीदेगा और मुनाफा अभी भी 50/50 के अनुपात में बांटा जाएगा। ये देखते हुए कि सब्जियों को संग्रहित करना आसान नहीं था और जुलाई की भीषण गर्मी थी, हिजरान को नुकसान होने की संभावना थी। इसलिए उसने तांग मिंगरुई को 10% अधिक लाभ देने का इरादा किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तांग मिंगरुई के अपने शब्दों में, भाभी, आप मेरी व्यावसायिक क्षमताओं को कम आंक रही हैं। इन सब्जियों की तो बात ही छोड़िए, अगर इनसे दोगुनी भी होती तो भी मैं उन सबको बहुत तेजी से बेच देता। मुनाफा जल्दी प्राप्त करने के लिए तांग मिंगरुई सब्जियां देखने के बाद शहर वापस चला गया ताकि उनके परिवहन के लिए लोगों को काम पर रख सके। शाम तक उस दिन घर से काटी गई सभी सब्जियां उसके द्वारा ले जाई जा चुकी थीं। सब्जियों का पकना अलग अलग समय पर था। जब तक लोग हर दिन चुनने आते रहेंगे, वर्तमान मात्रा को देखते हुए तांग मिंगरुई को कम से कम 1 महीने तक लगातार आपूर्ति की जा सकती थी। हिजरान ने श्रमिकों को उस दिन के लिए रुकने और कल जारी रखने का निर्देश दिया। लैंड एयर के माध्यम से उनकी मजदूरी वितरित करने के साथ साथ उसने प्रत्येक व्यक्ति को घर ले जाने के लिए कुछ ताज़ा सब्जियां भी दीं।
इतना ही नहीं, हे जिरान ने लैन एयर को सबको ये सिखाने का निर्देश भी दिया कि उन्हें कैसे पकाना है। उदार मजदूरी और हे जिरान द्वारा दी गई सब्जियों को पाकर हर कोई खुशी से झूम उठा। विशेष रूप से चून की तांग मिंगरुई पहले हे जिरान के साथ सब्जियों की कीमतों पर चर्चा कर रहा था और कई लोगों ने उसकी कुछ बातें सुनी थीं। वे पुष्टि कर सकते थे कि इन सब्जियों की कीमत मांस से भी अधिक थी, फिर भी दूसरों ने उन्हें ये उदारतापूर्वक दी थीं। वे इतनी महंगी सब्जियां खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हिजरान को पहले ही आभास था कि ग्रामीणों के मन में सब्जियों को शहर ले जाकर बेचने का विचार आ सकता है, जिससे निश्चित रूप से तांग मिंगरुई के साथ उसके सहयोग पर असर पड़ेगा। इसलिए सबके जाने से पहले उसने ये स्पष्ट कर दिया, ये सब्जियां उनके चखने के लिए थीं। यदि उसने कभी किसी को शहर में इन्हें बेचते हुए पाया तो उन्हें अब मोह घर में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिजरान की चेतावनी के बाद ग्रामीण अनिच्छा के बावजूद शहर में सब्जियां बेचने की हिम्मत नहीं कर सके। ग्रामीणों को जाता देख मैडम हे ने हिजरान से आग्रह किया, रान तुम पूरे दिन बाहर रही हो, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ रहा होगा, जाओ और जल्दी आराम करो। उत्तर पश्चिम आने से वास्तव में उनके ज्ञान का दायरा बढ़ गया था। न केवल वे अनगिनत व्यंजनों का स्वाद ले सकती थीं, बल्कि वे इतनी सारी सब्जियां भी देख सकती थीं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यदि वे अपनी बेटी के स्वास्थ्य का ध्यान न रख रही होती तो मैडम हे खेतों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थीं। इस तरह का जीवन बीजिंग से कहीं बेहतर था, बिल्कुल भी उबाऊ नहीं। मैडम हे के मन में तो यह विचार भी आया कि वे इस जगह को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। हिजरान आज वास्तव में सामान्य से अधिक थक गई थी। हालांकि उसने वास्तव में कुछ नहीं किया था और लैन एयर थकने पर उसके बैठने के लिए एक छोटा स्टूल भी ले आई थी, लेकिन फिर भी उसे अपने पेट में एक भारीपन और खिंचाव महसूस हो रहा था। अपने पिछले जीवन में वह एक डॉक्टर थी, लेकिन प्रसूति रोग विशेषज्ञ ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं। एक अविवाहित महिला के रूप में उसे प्रसव से पहले के लक्षणों के बारे में वास्तव में बहुत समझ नहीं थी। माँ, आज मेरा पेट भारी लग रहा है। ये सुनकर मैडम हे के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। रान तुम शायद बच्चे को जन्म देने वाली हो। उन्होंने स्वयं 2 बार जन्म दिया था और प्रसव से पहले वास्तव में भारीपन की यह भावना होती है। हालांकि ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। जब उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को जन्म दिया था तो ये शारीरिक एहसास 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन हिजरान को जन्म देते समय ये सुबह महसूस हुआ और उन्होंने रात होने से पहले उसे जन्म दे दिया था। रान ये तुम्हारा पहला बच्चा है, ये बहुत तेज नहीं होना चाहिए। अभी घबराओ मत, माँ तुम्हें सहारा देते हुए धीरे धीरे वापस ले चलेगी। अगर तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हो तो तुम्हें माँ को बताना होगा। बोलते समय मैडम हे ने लैन एयर को जल्दी से मो जियुए को खोजने का आदेश दिया। झांग सैन अभी तक बीजिंग से स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ नहीं लौटे थे और अब जबकि हिजरान में प्रसव के लक्षण दिख रहे थे, मैडम हे केवल मो जियुए पर अपनी अंतिम उम्मीदें टिका सकती थीं। वास्तव में हिजरान बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। वह इस बात से भी अवगत थी कि जुड़वां गर्भावस्था के साथ उसका समय से थोड़ा पहले जन्म देना तय था। उसने स्वयं मध्य जुलाई की प्रसव तिथि ड्यू डेट की गणना की थी और अभी केवल 5 जुलाई थी, यानी उम्मीद से सिर्फ 10 दिन पहले। मैडम हे के सहारे चलते हुए हिजरान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। माँ, चिंता न करें, मैं सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती हूँ। अंदर से बेहद चिंतित होने के बावजूद मैडम हे इन नकारात्मक भावनाओं को प्रकट नहीं करना चाहती थीं। माँ चिंतित नहीं है, जियुए इतने समय से प्रसव के तरीकों का अध्ययन कर रहा है, तुम निश्चित रूप से ठीक रहोगी। माँ तो बस अपने 2 छोटे पोतों से जल्द मिलने के विचार से उत्साहित है। माँ और बेटी एक दूसरे को सांत्वना देते हुए घर वापस चले गए। खेतों में काम में व्यस्त मो जियुए लैन एयर से ये सुनते ही कि उसकी पत्नी असहज महसूस कर रही है, एक पल में वहां पहुंच गया। ये कहा जा सकता है कि उसने अपनी कंगोंग का पूर्ण उपयोग करने के लिए बाकी सब कुछ पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। पलक झपकते ही वह हिजरान के सामने प्रकट हो गया। रान लैन एयर ने कहा कि तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो। तुम्हें वास्तव में कहाँ तकलीफ है? उसे इतना घबराया हुआ देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह मैडम हे से भी अधिक व्यथित था। स्वामी, घबराए मत, अभी मुझे केवल पेट में कुछ भारीपन महसूस हुआ है। हिजरान चाहती थी कि मो जियुए शांत हो जाए। यदि यह एहसास वास्तव में प्रसव का संकेत था तो उसके लिए पहले से तैयारी करना सबसे अच्छा होगा। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, मैडम हे अब शांत नहीं रह सकीं। जियुए, रान निश्चित रूप से प्रसव पीड़ा में जा रही है। एक महिला के लिए प्रसव मौत के दरवाजे से गुजरने जैसा है। तुम्हें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। मो जियुए ने अभी अपनी भावनाओं को थोड़ा स्थिर ही किया था, लेकिन अपनी सास की बातें सुनकर वे फिर से उथल पुथल हो गईं। हिजरान को थामे हुए उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। रान मेरे यहाँ होने पर डरो मत, मैं तुम्हें मौत के किसी भी दरवाजे से नहीं गुजरने दूंगा। मो जियुए जैसे जैसे खुद से बात कर रहे थे उनका डर बढ़ता ही जा रहा था, जबकि युद्ध के मैदान में पहली बार जाते समय भी वे इतने नर्वस नहीं थे।
पूरे रास्ते वे बेतरतीब बातें करते हुए हेजिरान को अपने साथ खींचते रहे। हेजिरान ने उन्हें पहली बार इस तरह देखा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि उनकी भावनाओं को स्थिर करने के लिए क्या कहे। इन 3 लोगों में ऐसा लग रहा था कि केवल वह जो जन्म देने वाली थी कि सबसे शांत थी। अपने परिवार के आंगन में लौटने पर मैडम हे ने तुरंत ली चाची को ओल्ड लेडी मो को बुलाने का आदेश दिया। अपनी बेटी के प्रसव का सामना करते हुए मैडम हे की स्थिति गर्म तवे पर बैठी चींटी जैसी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ ही समय बाद ली चाची ओल्ड लेडी मो और उनकी बहुओं भाभियों को साथ लेकर आ गईं। ओल्ड लेडी मो भी जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली महिला के खतरे को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन जिसने अनगिनत तूफानों का सामना किया हो वह दूसरों की तुलना में कहीं अधिक शांत रहता है। चूंकि घर में एक गर्भवती महिला थी, इसलिए ओल्ड लेडी मो ने पहले ही गांव में पता कर लिया था कि वहां एक दाई मिडवाइफ है जिसे 20 से अधिक वर्षों का प्रसव का अनुभव है। इस युग में महिलाएं दाई को बुलाकर ही जन्म देती थीं और अमीर परिवार एक डॉक्टर को भी साथ रखते थे ताकि यदि प्रसव के दौरान कोई खतरा हो तो समय पर उपचार मिल सके। यहाँ आने के रास्ते में उन्होंने दाई जाओ को बुलाने के लिए गांव में किसी को भेज दिया था और लियांग हाउ से शहर जाकर डॉक्टर लाने को कहा था। इस समय मो जियुए के सहारे हेजिरान बिस्तर पर बैठी थी। वास्तव में उसे अभी कोई खास तकलीफ नहीं थी। संभवतः पूरे दिन बाहर रहने के कारण उसे बस कुछ थकान महसूस हो रही थी। ओल्ड लेडी मो बिस्तर के किनारे बैठ गईं और हेजिरान का हाथ थाम लिया। रान डरो मत, तुम्हारी माँ और मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहेंगे। हेजिरान देख सकती थी कि भले ही उसकी सासू माँ ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से वे भी बेहद डरी हुई थीं। माँ, मैं डरी नहीं हूँ, ये बस एक प्रसव है, मैं ये कर सकती हूँ। उसे ऐसा कहते देख तीसरी भाभी नम आंखों के साथ पास आईं। छोटी भाभी, हम सब जानते हैं कि आप कड़ी मेहनत कर रही हैं। हम सब आपके साथ होंगे। बच्चे के जन्म के बाद आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। घर में इतनी सारी भाभियां हैं, हम बारी बारी से बच्चे की देखभाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप बिना किसी कठिनाई के पूरा आराम कर सकें। सही कहा छोटी भाभी, हम सब बच्चे पालने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे बहुत कम हैं। हमें नहीं पता कि एक दिन के लिए उनकी देखभाल करने की अपनी बारी का हमें कितना इंतज़ार करना होगा। बड़ी भाभी ने सबका तनाव कम करने के लिए मजाकिया लहजे में कहा। ये तरीका काफ़ी कारगर रहा। सभी महिलाओं ने कहा कि वे पहले दिन बच्चे की देखभाल में मदद करना चाहती हैं। इसके बाद भाभियों के बीच पहले आने की होड़ लग गई, कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। इस दृश्य ने अस्थायी रूप से सबको हेजिरान के खतरे के बारे में भुला दिया। जब सब इस पर चर्चा कर रहे थे, दाई झाओ को लाया गया। उसे देखते ही ओल्ड लेडी मो हड़बड़ाकर उठी और पूछा, दाई झाओ, कृपया जल्दी मेरी बहू की जांच करें। वह आज काफ़ी समय तक खेतों में थी और वापस आने के बाद उसे पेट में भारीपन महसूस हुआ। उसकी प्रसव तिथि में अभी 10 दिन बाकी हैं, कृपया देखें कि क्या वह अभी जन्म देने वाली है। अपने जीवन में दाई झाओ ने अनगिनत बच्चों के जन्म में मदद की थी। उसने पहले भी एक बार जुड़वा बच्चों का मामला संभाला था। उस समय उसने अपनी आंखों से प्रसव की कठिनाई के कारण मां और 2 बच्चों की जान जाते देखी थी। इसलिए वह जुड़वा बच्चों के प्रसव में मदद करने के लिए दिल से बेहद अनिच्छुक थी। यदि ओल्ड लेडी मो ने कई बार उससे मिलकर भारी भुगतान की पेशकश न की होती तो वह वास्तव में ये यात्रा नहीं करना चाहती थी। जब दाई झाओ ने अब हेजिरान को देखा तो उसकी आंखों में दया थी, जैसे वह किसी मौत के करीब खड़े व्यक्ति को देख रही हो। हालांकि एक दाई के रूप में गर्भवती महिला के सामने बहुत अधिक भावनाएं दिखाना ठीक नहीं था। उसने बस ओल्ड लेडी मो की ओर गंभीर भाव से सिर हिलाया। जल्दबाजी न करें, मुझे उसकी जांच करने दें। हेजिरान के मन में वह चाहती थी कि सब चले जाएं ताकि वह अपने मेडिकल स्पेस चिकित्सा क्षेत्र में जाकर पूरी जांच कर सके। लेकिन सबका प्यार और चिंता देखकर वह उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकी और दाई झाओ को जांच करने दी। जांच के नाम पर दाई झाओ ने केवल अपने अनुभव के आधार पर पेट को छूकर देखा और परिस्थितियों के बारे में पूछा। जांच के बाद दाई झाओ के चेहरे के भाव थोड़े नर्म हुए। सच तो ये था कि वह एकल प्रसव की जांच में बहुत कुशल थी, लेकिन जुड़वा बच्चों का अनुभव उसे केवल एक बार हुआ था। उसने बस बच्चों की धड़कन महसूस की और सबको बताया, पेट में भारीपन का एहसास वास्तव में प्रसव नज़दीक होने का संकेत है। उसे अभी बस बेचैनी शुरू हुई है। मुझे नहीं लगता कि आज कोई बड़ी हलचल होगी। मैं आप सबको एक सलाह दूंगी, जिनका यहाँ कोई काम नहीं है उन्हें जल्दी जाकर आराम करना चाहिए। सबके इस तरह भीड़ लगाकर देखने से 9वीं बहू को भी घबराहट महसूस होगी, जो प्रसव के लिए बहुत बुरा है। ये बात हेजिरान की सोच से मेल खाती थी। आखिरकार वह खुद एक डॉक्टर थी जिसने जीवन और मृत्यु देखी थी। वह जानती थी कि सामान्य स्थितियों में भी प्रसव दर्दनाक होता है। उसने मो जियुए को सी सेक्शन सर्जरी सिखाई थी और उसके पास वह अद्भुत मेडिकल स्पेस भी था, इसलिए उसके खतरे में होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन खुद के प्रसव का सामना करते हुए वह भी स्वाभाविक रूप से नर्वस थी।
परिवार की चिंता ने उसका मानसिक बोझ और बढ़ा दिया था। 10 बार माँ बन चुकी ओल्ड लेडी मो ने जब दाई की बात सुनी तो उनकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। उन्होंने दाई झाओ को पास खींचकर पूछा, मेरी बहू के गर्भ में बच्चों की स्थिति पोजीशन कैसी है? जब वे राजधानी में थीं तो वे हमेशा एक प्रसिद्ध दाई से ही अपना प्रसव कराती थीं। उस समय दाई हमेशा सबसे पहले भ्रूण की स्थिति फीटल पोजीशन की जांच करती थी। ओल्ड लेडी मो जानना चाहती थी कि क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि भ्रूण की गलत स्थिति ही प्रसव में कठिनाई का मुख्य कारण होती है। विशेष रूप से हेजिरान के जुड़वा बच्चों के मामले में यदि स्थिति गलत हुई तो ये जानलेवा हो सकता था। भ्रूण की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर दाई झाओ स्पष्ट रूप से असहज थी, लेकिन उसने सच बोलना ही चुना। क्षमा करें लेडी मो, आपकी 9वीं बहू जुड़वा बच्चों के साथ है। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं। मेरे पास इस बात का आकलन करने का कोई तरीका नहीं है। ये सुनकर मैडम हेजिरान की मां ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। उन्होंने दाई झाओ को नम आंखों से देखा। क्या आपका मतलब है कि अभी यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि मेरी बेटी सुरक्षित रूप से जन्म दे पाएगी या नहीं? ओल्ड लेडी मो ने देखा कि मैडम हे चिंता के कारण बहुत अधिक सोच रही हैं। इस डर से कि कहीं दाई झाओ यहाँ कुछ ऐसा न कह दे जिससे हेजिरान प्रभावित हो, उन्होंने जल्दी से उसे दूर खींच लिया। समधन जी, मेरी बहू जुड़वा बच्चों के साथ है। दाई झाओ भ्रूण की स्थिति नहीं देख पा रही हैं, लेकिन इसका वह मतलब बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रही हैं। बात करते समय ओल्ड लेडी मो ने अपनी पीठ पीछे मैडम हे को आंखों से जोरदार इशारा भी किया कि वे अब और सवाल न पूछें। मैडम हे ने वे शब्द अभी पूछे ही थे कि उन्हें तुरंत पछतावा भी हुआ। वह इतनी घबरा गई थी कि वास्तव में हेजिरान की मानसिक स्थिति के बारे में सोचना ही भूल गईं। अब जब ओल्ड लेडी मो ने उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। दादी झाओ ने जो कहा वह सही है। ये सामान्य है कि आप जुड़वा बच्चों की स्थिति पोजीशन नहीं बता सकती। भाभियों ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे दोनों बुजुर्ग महिलाओं और दादी झाओ के इर्द गिर्द जमा होकर हेजिरान के कमरे से बाहर निकल गईं। बड़ी भाभी ने नेतृत्व संभाला। चूंकि दादी झाओ ने भी ऐसा कहा है तो 9वीं छोटी बहन आज जन्म नहीं देगी। चलिए हम सब जल्दी वापस चलते हैं और 9वें भाई और 9वीं बहन को आराम करने देते हैं ताकि वे हमारे नन्हे भतीजे या भतीजी को सुरक्षित रूप से जन्म देने के लिए अपनी ताकत जुटा सकें। हाँ, आप सब वापस जाकर आराम करें। ओल्ड लेडी मो ने उनकी बात दोहराई और लैनेर को हिदायत दी, तुम यहीं रुको। अगर कोई हलचल हो तो तुरंत मुझे बुलाने आना। बड़ी मालकिन निश्चिंत रहें, लैनेर पूरे समय यहीं रहेगी। अपना वादा निभाते हुए लैनेर भीड़ के पीछे कमरे से बाहर निकली और सोच समझकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सबके जाने के बाद हेजिरान अभी भी सुध-बुध खोए खड़े मो जियुए की ओर देखकर बेबसी से मुस्कुराए। स्वामी, घबराए मत, मैं अभी स्पेस के अंदर जाकर जांच कर लेती हूँ। उसकी याद दिलाने पर मो जियुए होश में आए। वह जानते थे कि लैनेर अभी भी दरवाजे के बाहर पहरा दे रही है। वह उसे निर्देश देने ही वाले थे कि वे आराम करने जा रहे हैं और जब तक बहुत ज़रूरी न हो कोई उन्हें परेशान न करे। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाते, उन्हें फिर से ओल्ड लेडी मो और मैडम हे की आवाज़ें सुनाई दीं। डॉक्टर यहाँ हैं, पहले उन्हें रानरान को देखने दें ताकि हम आज रात चैन से सो सकें। हेजिरान फिर से मो जियुए की ओर देखकर मुस्कुराए और दरवाजे की ओर इशारा किया। चूंकि डॉक्टर पहले से ही यहाँ हैं तो उन्हें जांच न करने देना अभद्र होगा, वरना मुझे डर है कि परिवार आज रात ठीक से सो नहीं पाएगा। मो जियुए ने जवाब दिया और अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। ओल्ड लेडी मो और मैडम हे साथ थीं और उनके पीछे दाढ़ी वाला एक व्यक्ति था जो लगभग 50 साल का लग रहा था। मो जियुए ने लोगों को कमरे में आने दिया। डॉक्टर, कृपया मेरी बहू की जांच करें। जब से उसे पता चला था कि वह गर्भवती है, हेजिरान ने हमेशा स्पेस के अंदर ही अपनी जांच करवाई थी। उसने पहले कभी यहाँ के किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली थी। वह ये भी देखना चाहती थी कि इस युग के डॉक्टर कितने सक्षम हैं, और उसने बड़े सहयोग के साथ अपनी कलाएं आगे बढ़ा दी। डॉक्टर ने अपना दवा का बक्सा नीचे रखा और हेजिरान की नब्ज जांचने के लिए कुर्सी पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद उनके माथे पर बल पड़ गए। आप जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हैं। मेरी पत्नी वास्तव में जुड़वा बच्चों के साथ है। डॉक्टर, क्या आपके पास कोई अच्छा समाधान है? मो जियुए ने व्याकुलता से पूछा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्होंने सी सेक्शन करना सीख लिया है, लेकिन जब उन्होंने इस बात पर विचार किया कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन उन्हें करना होगा वह उनकी अपनी पत्नी है, कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से चाकू लेकर अपनी पत्नी के पेट को काटना होगा, तो जब भी वे उस दृश्य की कल्पना करते उन्हें दम घुटता हुआ महसूस होता। यदि डॉक्टर उनकी पत्नी के सुरक्षित प्रसव का कोई तरीका निकाल लेते तो चाकू का उपयोग करने से बचा जा सकता था। इससे न केवल वे भारी मनोवैज्ञानिक दबाव से बच जाते, बल्कि उनकी पत्नी की बेदाग त्वचा पर कोई निशान भी नहीं पड़ता। डॉक्टर बेबसी में अपना सिर हिलाते हुए उठे। वे दादी झाओ से कहीं अधिक समझदार थे और उन्होंने कमरे में मुंह नहीं खोला, बल्कि सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकल गए। हेजिरान को छोड़कर बाकी सब उनके पीछे बाहर चले गए।
डॉक्टर आंगन में खड़े हो गए और उस अनोखे चौकोर आंगन को देखने की जहमत न उठाते हुए गंभीर स्वर में बोले, नब्ज से पता चलता है कि माँ और बच्चे बहुत स्वस्थ और मजबूत हैं। डॉक्टर, क्या आपका मतलब है कि मेरी पत्नी को जन्म देने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी? ये सुनकर मोजीवे रोमांचित हो गए। हालांकि डॉक्टर के अगले शब्दों ने जल्द ही उनके अच्छे मूड को गड्ढे में गिरा दिया। अपने कई सालों के चिकित्सा अभ्यास में मैंने पहले भी जुड़वा बच्चों वाली गर्भवती महिलाओं को देखा है। वे और भ्रूण जन्म से पहले बहुत स्वस्थ थे, लेकिन जो वास्तव में माँ और बच्चों की सुरक्षा के साथ आसानी से जुड़वा बच्चों को जन्म दे सके, वे बहुत कम थे। इतना कहकर डॉक्टर आंगन से बाहर जाने लगे और चलते चलते बोले, इस महिला को कोई शारीरिक समस्या नहीं है। वह आसानी से जन्म दे पाएगी या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। अगर मैं यहाँ रुकता भी हूँ तो मैं मदद करने में असमर्थ रहूँगा, इसलिए अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर को जाते देख ओल्ड लेडी मो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ीं। डॉक्टर, कृपया रुकिए। यदि प्रसव के दौरान मेरी बहू को कोई खतरा होता है तो आप समय पर उसका इलाज कर सकते हैं। निश्चिंत रहें, इस परामर्श शुल्क के लिए हम 10 गुना कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्या विचार है? वह भी डरी हुई थी। डॉक्टर को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि प्रसव के दौरान हे जिरान को अतिरिक्त सुरक्षा मिले। इस मोड़ पर मैडम हे की आंखों में भी आंसू थे। वह चुपचाप झांग सैन और अपने पति को अक्षम होने के लिए कोस रही थीं। झांग सैन को यहाँ से गए 1 महीने से अधिक समय हो गया था, फिर भी उनकी ओर से कोई खबर नहीं थी। यदि वे इस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजी सेंट को यहाँ ला पाते तो उनकी बेटी और नाती पोतों को बचाया जा सकता था। जैसे ही मैडम हे डॉक्टर से रुकने की विनती करने के लिए आगे बढ़ने वाली थीं, दूर से घोड़ों के टापों की हल्की आवाज़ सुनाई दी। इस समय आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था और मो परिवार ही नहीं, ग्रामीण भी कम ही बाहर निकलते थे। पूरे गांव में केवल मो परिवार के पास ही गाड़ी थी। वह गाड़ी, जिससे लियांग हाउ डॉक्टर को लेने शहर गया था, दरवाजे के सामने खड़ी थी। मोजीवे तेजी से बाहर निकल आए। मैं जाकर देखता हूँ। ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्होंने अपनी ओर तेज गति से आती एक गाड़ी देखी। इससे पहले कि मोजीवे जांच के लिए आगे बढ़ते, पूर्वी हिस्से में रहने वाले दूसरे भाई पहले ही गाड़ी को रोकने के लिए बाहर आ चुके थे। उसी समय कुत्तों के एक झुंड ने भी गाड़ी को घेर लिया और बिना रुके भौंकने लगे। दूसरे भाई ने कुत्तों को जाने का आदेश दिया और फिर गाड़ी के पास गए। गाड़ी को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और झांग सैन ने गाड़ी के अंदर कहा, बड़े युवा मास्टर, यह मो परिवार का क्षेत्र है। हे जिमिंग ने पर्दा खोला और गाड़ी से बाहर निकले, सीधे मो परिवार के दूसरे भाई के सामने। दूसरे भाई ने आगंतुक को नहीं पहचाना, लेकिन वे गाड़ी चलाने वाले के लहजे से समझ गए कि वह बीजिंग से है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? हे जिमिंग ने मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। मैं हे जिमिंग हूँ, हे जिरान का बड़ा भाई। आप हे परिवार के बड़े युवा मास्टर हैं। ये सुनकर दूसरे भाई के चेहरे का सख्त भाव तुरंत हट गया और उनका लहजा बहुत नर्म हो गया। इस समय मोजीवे भी वहां पहुंच चुके थे। स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच का संक्षिप्त संवाद उनके कानों से नहीं बचा। इसके अलावा चांदनी में वे ये भी देख सकते थे कि गाड़ी चलाने वाला झांग सैन ही था। हेजिमिंग मोजीवे के लिए अजनबी नहीं थे। हालांकि वे केवल शादी के दिन ही मिले थे, लेकिन मोजीवे के मन में अपने बड़े साले की सौम्य और सुंदर छवि की बहुत गहरी छाप थी। हेजिमिंग ने गर्मजोशी से आगे बढ़कर मोजीवे के सामने मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। भाई, आपने एक लंबी यात्रा की है, कृपया पहले मेरे साथ घर वापस चलें और हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। हेजिमिंग मोजीवे के लिए अजनबी नहीं थे, जो एक महान सेनापति थे जिन्होंने दाशुन के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया था। उन्होंने न केवल मोजीवे को तब देखा था जब वे विजयी होकर लौटे थे और सड़कों पर जुलूस निकाला था, बल्कि अपनी छोटी बहन की शादी के दिन भी वे उनसे मिले थे। बहनोई, अब रान की स्थिति कैसी है? हेजिमिंग को इस समय अपनी छोटी बहन की शारीरिक स्थिति की सबसे अधिक चिंता थी। उन्हें डर था कि कहीं देर से आने के कारण उनकी बहन को कुछ हो न जाए। अपने साले को अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में पूछते देख मोजीवे ने अवचेतन रूप से गाड़ी की ओर देखा। हालांकि उन्होंने सिजेरियन सेक्शन करना सीख लिया था, फिर भी वे उम्मीद कर रहे थे कि यदि संभव हो तो अपनी पत्नी का ऑपरेशन करने से बचें। उन्हें बस यही आशा थी कि उनके साले इस बार जिस स्त्री रोग विशेषज्ञ को लाए हैं वह सुरक्षित रूप से उत्तर पश्चिम पहुंच गया हो। इस तरह उनकी पत्नी को बिना सर्जरी के जन्म देने का मौका मिलेगा, जो सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होगी। हालांकि उन्होंने पाया कि गाड़ी पूरी तरह खाली थी। अपने दिल में आशा की किरण को बनाए रखने के लिए मोजीवे ने गाड़ी के पीछे फिर से देखा, इस उम्मीद में कि शायद उनसे चूक हो गई हो और वहां 2 गाड़ियां हों, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ पीछे वाली गाड़ी में बैठा हो। लेकिन इससे उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। भाई, क्या आप इस बार अपने साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ को नहीं लाए? उन्हें ये पूछते देख हेजिमिंग अपने होठों पर मुट्ठी रखकर धीरे से हंसे। अगर मैं कहूं कि जिस प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ की हर कोई चर्चा करता है वह मैं ही हूं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? बहनोई, मोजीवे दंग रह गए। जब वे राजधानी में थे, हालांकि इस साले के साथ उनका बहुत अधिक संपर्क नहीं था,
लेकिन उन्होंने सुना था कि हेजिमिंग बचपन से ही बहुत अधिक पढ़ते थे और बाहरी दुनिया से कम ही मेलजोल रखते थे। विशेष रूप से जब उन्होंने हाल ही में सुना कि हेजिमिंग ने उत्कृष्ट अंकों के साथ शाही परीक्षा पास की है, तो इससे बस यही पुष्ट हुआ कि वे बहुत विद्वान थे। यदि हेजिमिंग अपनी विद्वता का दावा करते तो मो जियुए को कोई संदेह नहीं होता। लेकिन उन्होंने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे राजधानी के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये कैसे संभव है? मो जियुए को वहां जड़ खड़ा देखकर झांग सेन ने स्थिति स्पष्ट करने में मदद की। मैंने यह बात हुजूर से नहीं छिपाई, हमारे युवा मास्टर ही वास्तव में वे प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। जब मैंने अपने मालिक मंत्री हे को पत्र भेजा तो मैडम ने उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस स्त्री रोग विशेषज्ञ को ढूंढकर उत्तर पश्चिम लाएं। राजधानी में हर कोई जानता है कि इस विशेषज्ञ का ठिकाना अनिश्चित है। यदि आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो आपको दक्षिण द्वार के बाहर एक गोल के पेड़ पर एक पर्ची छोड़नी होती है। वह विशेषज्ञ समय समय पर उन पर्चियों को इकट्ठा करने के लिए किसी को भेजता है और फिर कुछ गंभीर स्थिति वाले परिवारों को देखने के लिए चुनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विशेषज्ञ बिना किसी निशान के आता जाता है। जब भी वह प्रकट होता है वह हमेशा सफ़ेद कपड़े और हुड पहने होता है और कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता। जब मेरे मालिक ने सुना कि युवा मिस जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हैं तो वे उस विशेषज्ञ से मदद मांगना चाहते थे। हम केवल गोल के पेड़ पर पर्ची छोड़कर अपनी किस्मत आजमा सकते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि विशेषज्ञ की नज़र हमारी विनती पर पड़े, मेरे मालिक और मैं रोज़ाना उस पेड़ पर बहुत सारी पर्चियां लटकाने जाते थे। मेरे मालिक बहुत चिंतित थे कि विशेषज्ञ शायद हमारी विनती न देखे। उन्हें ये भी डर था कि यदि विशेषज्ञ ने कुछ समय तक पर्चियां नहीं जांची तो भले ही हम उन्हें बाद में ढूंढ लें, मेरी युवा मिस के प्रसव के लिए बहुत देर हो जाएगी। जब युवा मास्टर हेजिमिंग ने मुझे और मालिक को रोज़ाना शहर के गेट की ओर दौड़ते देखा तो उन्होंने इसके बारे में पूछा और तब उन्हें एहसास हुआ कि हम उत्तर पश्चिम में अपनी युवा मिस को बचाने के लिए उसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मंत्री हे तब चौंक गए जब उन्होंने सुना कि उनका अपना बेटा ही राजधानी का प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ है। आखिरकार उन्होंने बचपन से ही इस बेटे को खुद पढ़ाया था। पढ़ने के अलावा इस बेटे ने सिर्फ पढ़ाई ही की थी। वह स्त्री रोग विशेषज्ञ कब बन गया? हालांकि दूसरे नहीं जानते थे, लेकिन हेजिमिंग ने वास्तव में हे जिरान से प्रेरित होकर चिकित्सा कौशल सीखना शुरू किया था। जब वे 8 साल के थे उन्होंने गौर किया कि उनकी मां को महीने में एक बार पेट में दर्द होता था। उस समय हे जिरान 5 साल की थी और पूरे दिन अपनी मां के साथ चिपकी रहती थी। जब एक दिन छोटी बच्ची चाहती थी कि उसकी मां उसे गले लगाए तो उसकी मां ने कहा कि वह आज ठीक महसूस नहीं कर रही है और कल उसे गले लगाएगी। छोटी बच्ची को वह नहीं मिला जो वह चाहती थी और उसने दुखी होकर कहा, माँ बीमार है, रान रान माँ का इलाज करने के लिए दवा सीखना चाहती है। ये शब्द स्कूल से लौटे हेजिमिंग के कानों में पड़ गए। उन्होंने सोचा, एक छोटी बच्ची अपनी माँ की बीमारी का इलाज करने के लिए चिकित्सा का अभ्यास कैसे कर सकती है। एक भाई के रूप में उन्हें अपनी बहन के लिए रास्ता बनाना था। हालांकि उनके पिता आमतौर पर उनके प्रति बहुत सख्त थे, इसलिए उनके लिए हेजिमिंग को चिकित्सा कौशल सीखने देना असंभव था। इसलिए वे केवल चुपके से किताबें खरीद कर खुद को सिखा सकते थे। कुछ समय तक सीखने के बाद हेजिमिंग इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि उनकी मां को एक स्त्री रोग संबंधी बीमारी गायनिकोलॉजिकल डिजीज थी जिसका इलाज बहुत कठिन था। अन्यथा डॉक्टर लगभग हर महीने क्यों आता था, लेकिन उनकी मां की स्थिति में कभी सुधार नहीं होता था। हेजिमिंग ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भविष्य में स्त्री रोग चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल करेंगे और निश्चित रूप से अपनी मां के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। अपनी पढ़ाई से समझौता किए बिना उन्होंने गुप्त रूप से स्त्री रोग चिकित्सा सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। एक बार जब वे घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे तो अचानक आगे खड़ी लोगों की भीड़ ने उनका रास्ता रोक दिया। जब वे जांच करने के लिए घोड़े से उतरे तो उन्हें पता चला कि एक गर्भवती महिला को यात्रा के दौरान समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। वह गाड़ी में यात्रा जारी नहीं रख सकती थी और जमीन पर बैठकर दर्द से तड़प रही थी। उसकी दासी राहगीरों से विनती कर रही थी कि वे दया करके पास में कोई डॉक्टर ढूंढ दें। वर्षों तक स्त्री रोग का अध्ययन करने के कारण हेजिमिंग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि खतरे से बचने के लिए गर्भवती महिला को तुरंत जन्म देना चाहिए, लेकिन एक पुरुष के रूप में उनके लिए एक महिला के प्रसव में सहायता करना अनुचित था। वे केवल दासी से अपनी मालकिन को ढकने के लिए कुछ ढूंढने के लिए कह सकते थे। दासी गाड़ी से एक लबादा ले आए और उससे अपनी मालकिन को ढक दिया। हेजिमिंग ने लबादे के ऊपर से महिला की नब्ज जांची और फिर उसके पेट पर दबाव डाला। इसके बाद दासी को निर्देश दिया कि आगे क्या करना है। हेजिमिंग के मार्गदर्शन में महिला ने सड़क पर सफलतापूर्वक एक बच्चे को जन्म दिया। हेजिमिंग के इस कार्य को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा जो वहीं से गुजर रहे थे। महिला के सुरक्षित प्रसव के तुरंत बाद जब हेजिमिंग घोड़े पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उस बुजुर्ग ने हेजिमिंग से केवल इतना कहा कि उनमें चिकित्सा अभ्यास के लिए प्राकृतिक उपहार है,
विशेष रूप से जिस तरह से उन्होंने दासी को उसकी मालकिन के प्रसव में सहायता करने के लिए निर्देशित किया, वह स्त्री रोग की उनकी असाधारण समझ को प्रदर्शित करता है। उस बुजुर्ग ने अपने थैले से एक पुरानी पीली किताब निकाली और हे जिमिंग के हाथों में थमा दी। फिर उन्होंने उनसे कहा कि उनके पास जीवित रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है और उस किताब में उनके जीवन भर की चिकित्सा सीख और उनके अभ्यास का सार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हे जिमिंग इसे आगे बढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग हे जिमिंग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना चले गए। पहले तो हे जिमिंग ने उस बुजुर्ग की किताब को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जब उन्होंने एक रात खाली समय में इसे पढ़ने के लिए खोला तो वे स्तब्ध रह गए। पता चला कि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि वही प्रशंसित स्त्री रोग दिव्य डॉक्टर, गायनेकोलॉजी डिवाइन डॉक्टर थे, जिनकी दाशुन में हर कोई चर्चा करता था। कहा जाता था कि किसी ने भी उनका असली चेहरा नहीं देखा था। अचानक उसकी मुलाकात उस दिव्य चिकित्सक डिवाइन डॉक्टर से महज एक संयोगवश हो गई। इतना ही नहीं, पुस्तक की सामग्री के अनुसार हे जिमिंग को पूरा विश्वास था कि उसने उस दिव्य चिकित्सक की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं। उस समय हालांकि वह कई वर्षों से स्त्री रोग गायनेकोलॉजी का अध्ययन कर रहा था, फिर भी उसे अपनी मां की बीमारी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिला था। इससे हे जिमिंग को लगने लगा था कि शायद उसकी मां की बीमारी लाइलाज है। लेकिन दिव्य चिकित्सक द्वारा दी गई पुस्तक को पढ़ने के बाद उसे अचानक सब समझ आ गया। पता चला कि उसकी मां की बीमारी पूरी तरह से लाइलाज नहीं थी। हे जिमिंग ने लगभग 3 दिनों तक उस दिव्य पुस्तक को पागलों की तरह पढ़ा। खाने और सोने के अलावा उसने अपना सारा समय सराय में सीखने में बिताया। 5 दिनों के भीतर न केवल वह पुस्तक की सामग्री को धारा प्रवाह सुना सकता था, बल्कि उसने कई विधियों को गहराई से समझ भी लिया था। इसलिए अपने हृदय में वह पहले से ही उस स्त्री रोग विशेषज्ञ दिव्य चिकित्सक को अपना गुरु मान चुका था। गुरु ने कहा था कि उनके पास जीवित रहने के लिए अधिक समय नहीं है। उनके छात्र के रूप में उसे गुरु द्वारा जीवन भर सीखी गई हर चीज़ को आगे बढ़ाने और विकसित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। इसके अलावा दिव्य चिकित्सक के बारे में उसकी समझ के अनुसार वह वृद्ध व्यक्ति लोगों का इलाज करते समय कभी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाते थे। हर कोई बस इतना जानता था कि वह हमेशा भूरे रंग के बागे ग्रे रोब में दिखाई देते थे और टोपी पहनते थे। शायद इसलिए क्योंकि उस दिन दिव्य चिकित्सक ने लोगों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। हे जिमिंग से संवाद करते समय उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी, लेकिन वह भूरा बागा असली था। जब उसने दिव्य चिकित्सक को ये कहते सुना कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उसने जानबूझकर डॉक्टर के रंगरूप का अवलोकन किया। वास्तव में वहाँ गंभीर बीमारी के लक्षण थे। उसने अनुमान लगाया कि यदि डॉक्टर वास्तव में संकट में नहीं होते तो वे अपनी संकलित चिकित्सा पुस्तक एक ऐसे युवक को इतनी उदारता से नहीं देते जिसे वे शायद ही जानते थे। संयोग से जिस दिन हे जिमिंग ने आधिकारिक मार्ग पर समय से पूर्व प्रसव प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने वाली महिला की मदद की थी, उसने भी टोपी पहनी हुई थी ताकि कोई उसका असली चेहरा न देख सके। दिव्य चिकित्सक की विरासत को पूरी तरह से अपनाने के लिए हे जिमिंग ने बस उनकी शैली सीख ली और गुरु की तरह ही अपनी असली पहचान उजागर किए बिना लोगों की मदद करने लगा। इसके अतिरिक्त उसने ऐसा आंशिक रूप से स्वार्थ के कारण भी किया था। घर पर उसके पिता सख्त थे और उन्हें उसके गुप्त चिकित्सा अभ्यास के बारे में पता नहीं था। इसलिए हे जिमिंग ने अपनी पहचान उजागर होने और पिता के क्रोध से बचने के लिए ऐसा किया। वह सबसे पहले इसी भेष में प्रकट हुआ और अपनी मां के कष्टार्तव डिस्मेनोरिया मासिक धर्म का दर्द को ठीक किया। फिर राजधानी में कई महिलाओं की बीमारियों का इलाज किया। धीरे धीरे राजधानी के लोगों के बीच एक अफवाह फैल गई। दाशुन ने स्त्री रोग का एक और संत हाथ सेंटली हैंड पैदा किया है जिसके चिकित्सा कौशल पूर्व दिव्य चिकित्सक के समान हैं। हे जिमिंग ही वह स्त्री रोग का संत हाथ था। चिकित्सा अभ्यास में वह चाहे कितना भी तुनुक मिजाज क्यों न हो, लेकिन चूंकि वह उसकी अपनी बहन थी जो खतरे में थी, तो स्वाभाविक रूप से वह चुपचाप नहीं बैठ सकता था। बेशक मंत्री हेओ अपने बेटे से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने वाले थे, क्योंकि उनके बेटे के पास अब स्त्री रोग के संत हाथ की अतिरिक्त पहचान थी। अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हे जिमिंग केवल अपने पिता को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से समझा सका। सुनने के बाद मंत्री हेओ को गुस्सा भी आया और साथ ही संतोष भी हुआ। उन्हें गुस्सा इस बात पर था कि उनके बेटे ने इतनी अविश्वसनीय चिकित्सा तकनीक गुप्त रूप से सीखी और इसे उनसे इतनी गहराई से छुपाया। उन्हें संतोष इस बात का था कि स्त्री रोग का वह महान चिकित्सक उनका अपना बेटा निकला, जिसका अर्थ था कि उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी। बिना किसी देरी के जैसे ही मंत्री हेओ को पता चला कि उनका बेटा ही वह महान चिकित्सक है, उन्होंने तुरंत झांगसान से उसे जल्द से जल्द उत्तर पश्चिम ले जाने को कहा। उत्तर पश्चिम में अपनी पीड़ित बेटी के बारे में सोचकर जो जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती थी और यह न जानते हुए कि पिता और पुत्री इस जीवन में फिर कभी मिलेंगे या नहीं, मंत्री हेओ का मन किया कि वे सब कुछ छोड़कर अपने बेटे के साथ उत्तर पश्चिम भाग जाएं। लेकिन उनके विवेक ने उन्हें याद दिलाया कि एक बार सम्राट को पता चल गया कि उन्होंने उत्तर पश्चिम के लिए प्रस्थान किया है, तो वे निश्चित रूप से उनके पूरे वंश पर अपना क्रोध उतारेंगे।
इसलिए मंत्री हेयो को यह विचार छोड़ना पड़ा और राजधानी में ही रुकना पड़ा। हालांकि वे राजधानी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन हे जिमिंग को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। कुछ समय पहले 9वें राजकुमार के विद्रोह का प्रयास हुआ था। संदिग्ध सम्राट शुनवू ने एक आदेश जारी किया था जिसमें 9वें राजकुमार की संपत्ति से संबंधित सभी लोगों को जांच लंबित रहने तक उनके पदों से निलंबित करने की आवश्यकता थी। भले ही हे जिमिंग को राजकुमारी यू से सगाई करने के लिए मजबूर किया गया था, फिर भी वह 9वें राजकुमार के कर्मचारियों से जुड़े लोगों की सूची में था। जब तक 9वें राजकुमार के सभी साथियों को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक उसके पास अपना पद फिर से शुरू करने की कोई योग्यता नहीं थी। सौभाग्य से 9वें राजकुमार के विद्रोह मामले के जांचकर्ताओं को स्पष्ट रूप से पता था कि उन्हें राजकुमारी यू के साथ सगाई के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए यद्यपि वह सूची में था, लेकिन मामले से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए हे जिमिंग केवल नामात्र के लिए निलंबित था और उसकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। बिना किसी आधिकारिक पद के राजधानी छोड़कर यात्रा करने को आसानी से पर्यटन के रूप में समझाया जा सकता था। किसी के पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं होता। झांग सान के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद मो जियुए को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि उसका साला वास्तव में स्त्री रोग का वह संत था। उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसकी पत्नी उस महान चिकित्सक की अपनी छोटी बहन थी। हे परिवार के रवैये को देखते हुए वे सभी हे जिरन की गहराई से परवाह करते थे। विशेष रूप से जिस गति से बड़े साले ने उत्तर पश्चिम की यात्रा की थी, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज रही होगी। इससे पता चलता था कि साले ने रास्ते में शायद ही आराम किया हो। हे जिमिंग की धूल से भरी उपस्थिति को देखकर मो जियुए ने जल्दी से उन्हें घर वापस आमंत्रित किया। उस समय मो परिवार के अन्य भाई भी मेहमान को देखने के लिए एक एक करके बाहर आए। ये सुनने के बाद कि वह मैडम हे के लोगों द्वारा आमंत्रित स्त्री रोग के संत हैं, वे सभी एक पल के लिए चकित रह गए। लेकिन मो परिवार के लोग गपशप करने वाले लोग नहीं थे। इसके अलावा वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि चूंकि यह चिकित्सक मरीजों का इलाज करते समय कभी भी अपना असली रूप नहीं दिखाते थे, इसलिए वे इस खबर को और भी नहीं फैलाना चाहते थे। सभी ने हे जिमिंग के साथ संक्षेप में बातचीत की और फिर उन्हें मो जियुए के साथ घर के लिए विदा कर दिया। मैडम हे गेट पर इंतजार कर रही थीं और दूर तक देख रही थीं। लोगों के एक समूह को आते देख उन्होंने जोर से पूछा, जियुए, क्या वे मेहमान आ रहे हैं? माँ, यह मैं हूँ, जिमिंग। इससे पहले कि मो जियुए जवाब दे पाते, हे जिमिंग ने अपनी माँ को जवाब दे दिया था। अंधेरे में चाहे कितना भी धुंधला क्यों न हो, एक माँ कभी भी अपने बेटे की आवाज़ पहचानने में गलती नहीं कर सकती। मैडम हे एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और उनकी ओर चलते हुए बोलीं, जिमिंग, तुम यहाँ क्यों हो? क्या वे महान चिकित्सक आ गए हैं? हालांकि वह अपने बेटे को बहुत याद करती थीं, लेकिन इस समय उन चिकित्सक से मिलना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। माँ, पहले मुझे अपनी बहन को देखने दीजिए, हम बाद में और बात कर सकते हैं। आंगन के रास्ते में मो जियुए ने पहले ही उन्हें हे जिरन की स्थिति का एक सामान्य विवरण दे दिया था। हे जिमिंग बस अपनी बहन की स्थिति की जल्द से जल्द जांच करना चाहते थे ताकि उनके मन में स्थिति की बेहतर समझ हो सके। जैसे ही मो जियुए मेहमान को देखने के लिए बाहर निकले, हे जिरन को अचानक अपने पेट में खिंचाव महसूस हुआ जो और भी बदतर होता जा रहा था। भाग्यवश उस समय कमरे में कोई और नहीं था। उसने जांच करने के लिए जल्दी से अपने स्पेस डायमेंशन में प्रवेश किया। परिणाम ने उसे उलझन में डाल दिया। जाहिर है जब उसने 10 दिन पहले भ्रूण की स्थिति की जांच की थी तो सब कुछ ठीक था। आज यह इतना अलग क्यों लग रहा था? दोनों बच्चे अभी भी बहुत स्वस्थ थे, लेकिन अब वे सिर ऊपर हेड अप ब्रीच की स्थिति में आ गए थे। ऐसी स्थिति में सिजेरियन सेक्शन सी सेक्शन की सुरक्षित था, चाहे एक बच्चा हो या दो। हे जिरन असहाय होकर मुस्कुराई, धीरे से अपने गोल पेट को सहलाया और प्यार से कहा, तुम दोनों नन्हे बदमाश वाकई अपनी माँ को तड़पाना जानते हो। तुम चाहते हो कि बाहर आने से पहले तुम्हारी माँ को चाकू लगवाना पड़े, ऑपरेशन कराना पड़े, है ना? जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, मो जियुए हे जिमिंग को लेकर आंगन में आ गए। अपनी बहन को देखने के लिए उत्सुक हे जिमिंग ने मो जियुए से पूछा, राना किस कमरे में है? मो जियुए सबसे आगे चल रहे थे। उन्होंने सबसे रोशनी वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह अंदर है। मो जियुए की उंगली के इशारे का पीछा करते हुए हे जिमिंग उनके पास से तेजी से निकल गए, जिससे पता चलता था कि वे उस समय कितने चिंतित थे। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखकर हे जिरन दंग रह गई। बड़े भाई, आप यहाँ कैसे? बचपन से ही दोनों भाई बहनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। हे जिमिंग को देखकर हे जिरन को भी न जाने क्यों अपनेपन का एहसास हुआ। मूल शरीर ओरिजिनल होस्ट की यादों में बड़े भाई उसे देखते ही सबसे पहले एक कोमल मुस्कान बिखेरते थे, फिर उसका निकनेम पुकारने का नाम पुकारते थे। लेकिन आज के हे जिमिंग उसकी यादों वाले भाई से बिल्कुल अलग थे। उनके चेहरे पर तनाव था। जैसे ही वे बिस्तर के पास पहुंचे, उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। बड़े भाई पहले तुम्हारी जांच करेंगे। बड़े भाई, हे जिरन कहना चाहती थी, बड़े भाई आप क्या कर रहे हैं?
लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने मो जियुए को कहते सुना, रान, पहले चिंता मत करो, अपने बड़े भाई को जांच पूरी करने दो, फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझा दूंगा। हालांकि ये झिरन अभी भी उलझन में थी, लेकिन बड़े भाई को इतनी सावधानी से अपनी नब्ज टटोलते देख वह आज्ञाकारी बनकर चुप रही। थोड़ी देर बाद हेजिमिंग ने हे झिरन की कलाई से अपनी उंगलियां हटा लीं। रान, लेट जाओ, बड़े भाई तुम्हारे बच्चे की स्थिति देखेंगे। हे झिरन हैरानी से भरी हुई थी, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने देखा कि हेजिमिंग की भौहें और भी ज्यादा तनती जा रही थीं, यहाँ तक कि दबाव डालते समय उनका संयम भी डगमगा गया। जब तक हे झिरन के मुंह से दर्द की सिसकारी नहीं निकली, तब तक वे होश में नहीं आए। बड़े भाई, क्या बच्चा सही स्थिति में नहीं है? हेजिमिंग इसे उससे छुपाना चाहते थे, लेकिन उसके अचानक पूछे गए सवाल से वे थोड़े असहज हो गए और एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। तुम्हें कैसे पता चला? हे झिरन ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी। क्या बड़े भाई भूल गए? मैं बचपन से ही चिकित्सा की किताबें पढ़ती आ रही हूँ, और बच्चा मेरे पेट में है। मैं उन्हें हर दिन सहलाती हूँ, तो जाहिर है मुझे पता ही होगा। इस बात पर हेजिमिंग के पास कोई तर्क नहीं था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनकी बहन ने किताबें पढ़कर किस हद तक चिकित्सा कौशल सीखा था। बिल्कुल अपनी ही तरह महान चिकित्सक गुरु से मिलने से पहले वे स्वयं अध्ययन के माध्यम से समय से पहले प्रसव प्रीमेच्योर लेबर वाली महिलाओं की सुरक्षित प्रसव कराने में सक्षम हो गए थे। उन्होंने चिकित्सा सीखने के लिए अपनी प्रतिभा को भी स्वीकार किया था। यदि उनके पास अच्छी तरह सीखने की प्रतिभा थी, तो दूसरों में भी वैसी ही प्रतिभा हो सकती थी। उनकी बहन की स्थिति इस समय सबसे जरूरी मामला थी। हेजिमिंग के पास फालतू बातें सोचने का समय नहीं था। अपनी बहन की जांच पूरी करने के बाद प्रसव से पहले उस पर मानसिक दबाव न डालने के उद्देश्य से वे जानबूझकर बहुत हल्के अंदाज में बोले, यह उतना गंभीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम्हारे बड़े भाई में एक जन्मजात शक्ति है जिससे ये नन्हे मुन्ने डर जाते हैं और मेरी मौजूदगी महसूस होते ही आज्ञाकारी बनकर अपनी स्थिति बदल लेते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वे हे झिरन को हंसाने में सफल रहे। बड़े भाई, मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि आप में मजाक करने की इतनी क्षमता है? मैडम हे अब तक उलझन में थीं। उनका बेटा यहाँ अपनी बेटी की स्थिति की जांच करने आया था, और उन्होंने अभी अभी रान को ये पूछते सुना था कि क्या बच्चा सही स्थिति में नहीं है। ये खबर उनके लिए बिजली गिरने जैसी थी। अभी जिस डॉक्टर ने उनकी बेटी की जांच की थी, उसने कहा था कि वह और बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। मैडम हे तब भी उम्मीद की एक किरण से चिपकी हुई थी, ये सोचकर कि जब तक माँ और बच्चे ठीक हैं, उनकी बेटी को प्रसव के दौरान कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अभी अपने बच्चों के बीच की बातचीत सुनने के बाद उन्हें और भी ज्यादा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उन्होंने ही अपने बच्चों को अपने हाथों से पाला था, इसलिए उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि उनका स्वभाव कैसा है। खासकर हेजिमिंग, उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया था और बचपन से ही उन्हें सिखाया गया था कि दूसरों के सामने कैसे व्यवहार करना और बोलना है। वे पहले कभी इतने लापरवाह नहीं रहे थे। मैडम हे जितना इसके बारे में सोचती, उन्हें उतना ही कुछ गलत होने का एहसास होता। वे धीरे धीरे हे जिमिंग के पास चली गईं। जिमिंग, क्या तुमने और तुम्हारे पिता ने अभी तक उस महान चिकित्सक सेज डॉक्टर को नहीं ढूंढा? अपनी सास के माथे पर पसीना देखकर मो जियुए जल्दी से समझाने के लिए आगे बढ़े। सासू माँ, स्त्री रोग के वे महान चिकित्सक स्वयं बड़े भाई ही हैं। ऐसा लगा जैसे मैडम हे ने मो जियुए की बात सुनी ही नहीं। वे बस हे जिमिंग को घूरती रहीं। काफी देर बाद उन्होंने अपना सिर मो जियुए की ओर घुमाया। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि वह महान स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये कैसे संभव है? मैंने इस बच्चे को खुद पाला है। इसने पहले कभी कोई चिकित्सा कौशल नहीं सीखा, वह महान चिकित्सक कैसे हो सकता है? मुझे और रान को दिलासा देने के लिए ऐसे बहाने मत बनाओ। अगर हमें वास्तव में कोई नहीं मिल रहा है, तो हम अभी भी अन्य रास्ते सोच सकते हैं। मैडम हे ने मो जियुए की बात पर जो प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसका कारण ये था कि उन्हें उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। साथ ही वे खुद को तर्कसंगत बनाए रखने और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं। इसीलिए उन्होंने इतना सब कहा। हेजिमिंग जानते थे कि उनकी माँ को बस इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वे ही महान चिकित्सक हैं। माँ, मैं सच में वही महान चिकित्सक हूँ जिसके बारे में सब बात करते हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो झांग सान से पूछ लीजिए। इस समय हेजिमिंग का व्यवहार गंभीर था। वे फिर से वही अनुशासनप्रिय व्यक्ति बन गए थे जिसे मैडम हे जानती थीं। लेकिन वे चाहे जितना भी सोचें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा महान चिकित्सक कैसे बन गया। झांग सान शुरू से ही दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था और कमरे के अंदर की बातचीत सुन सकता था। मैडम हे को इतना चिंतित न होने देने के लिए कि कुछ बुरा हो जाए, उसने जोर से कहा, मैडम, युवा मालिक वास्तव में वही महान चिकित्सक हैं। झांग सान को ऐसा कहते सुन मैडम हे बाहर आ गईं। झांग सान, कृपया स्पष्ट रूप से समझाओ, यहाँ आखिर चल क्या रहा है?
जब हे जिमिंग ने अपने पिता के सामने स्वीकार किया था कि वे ही महान चिकित्सक हैं, तो उन्होंने चिकित्सा सीखने की पूरी प्रक्रिया और उस आकस्मिक मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया था जहां उन्हें दिव्य चिकित्सक से विरासत प्राप्त हुई थी। उस समय वे अब अपने परिवार से महान चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान छुपाने का इरादा नहीं रखते थे। इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि चूंकि वे अपनी बहन के प्रसव में मदद करने के लिए उत्तर पश्चिम जा रहे थे, तो झांग सान निश्चित रूप से रास्ता दिखाएगा, इसलिए उनकी पहचान गुप्त नहीं रह सकती थी। इसलिए जब वे अपने पिता को अपनी पहचान बता रहे थे तो उन्होंने झांग सान से भी कुछ नहीं छुपाया था, इसलिए झांग सान को पूरे मामले की जानकारी थी। मैडम, युवा मालिक ही वास्तव में महान चिकित्सक हैं। जब मैं राजधानी लौटा और मालिक के साथ किसी को ढूंढने निकला, झांग सान ने युवा मालिक की ओर से समझाना शुरू किया। ये जानते हुए कि युवा मालकिन हे जिरन भी इस बारे में उत्सुक होंगी, उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची रखी। एक कहानी की तरह झांग सान ने आधा धूप की छड़ी, हाफ अ स्टिक ऑफ इंसेंस, लगभग 15 मिनट जलने जितना समय लेकर युवा मालिक की स्थिति शुरू से अंत तक पूरी तरह समझा दी। सुनने के बाद हालांकि मैडम हे और हे जिरन दोनों को ये कुछ अविश्वसनीय लगा, लेकिन माँ बेटी में से किसी को भी कोई संदेह नहीं रहा। मैडम हे अब इस अचानक मिली जानकारी को धीरे धीरे पचाने की स्थिति में नहीं थीं। उन्होंने हे जिमिंग को साथ लिया और बाहर की ओर चल दीं। माँ बेटे के आंगन छोड़ने के बाद मैडम हे ने उस जगह को देखा जहां वे खड़े थे, जो हे जिरन के कमरे से काफी दूर था। तभी वे रुकीं। जिमिंग, तुम्हारी बहन की स्थिति वास्तव में कैसी है? हे जिमिंग जानते थे कि उनकी माँ को अपनी बहन की सबसे ज्यादा फिक्र है। वे केवल चीजों को कम गंभीर दिखाने की कोशिश कर सकते थे। माँ, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ये गारंटी देने के लिए हूँ कि रानरान और आपके 2 नन्हे पोते बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। यही वह वाक्य था जिसका मैडम हे इंतजार कर रही थीं। अब जब तुमने ये कह दिया है तो माँ अब चिंता करना छोड़ देगी। इस क्षण मैडम हे के हृदय में गर्व की लहर दौड़ गई। उनका बेटा प्रसिद्ध महान स्त्री रोग विशेषज्ञ निकला।